हेलो स्टूडेंट, दिस इज द डिकॉर्ड और आज हम स्टार्ट करेंगे द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने ना देखा हो तो आप देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 4 और उसमें भी हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो कंसिडरेशन होता है ना स्टूडेंट, वो ऑलवेज डिजायर ऑफ द प्रोमिसर आता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसका सिंपल मीनिंग होता है ना कि अगर जो प्रोमिसर मतलब कि जो प्रपोजल रख रहा है, जो ऑफर रख रहा है ना, उस व्यक्ति उसकी इच्छा से आएगा कंसिडरेशन। वो कहेगा कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, इतना वैल्यू चाहिए रिटर्न में, तो उस अमाउंट और उस रिटर्न में को जो कहते हैं ना, वो प्रोमिसर की इच्छा कहते हैं। ठीक है, वो जो अमाउंट और रिटर्न जो मिल रहा है ना, किसको मिल रहा है? प्रोमिसर को मिल रहा है। या वो रिटर्न में जो दे रहा है ना, वो किसकी मर्जी से आएगा? ये आएगा प्रोमिसर की मर्जी से। अब ये कैसे होता है? जो द एक्ट मस्ट बी डन बिकॉज द प्रोमिसर वांटेड टू इट। जो भी एक्ट हुआ है कंसिडरेशन में, वो प्रोमिसर चाहता है, इसीलिए हुआ है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वॉलेंटरली एक्ट नो कंसिडरेशन बट रिक्वेस्टेड एक्ट इट इज वैलिड कंसिडरेशन। ये क्या है? अब ये कहता है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन है, अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहा है, ठीक है, उसने कुछ काम है, कोई भी काम ले लो। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि मैं तुम्हें, ये एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, कि ए वॉशेस बी's कार विदाउट आस्किंग एंड देन सेज पे मी 500। ए ने बी की कार क्या की? वॉश की, धोल दी, सारी धुलाई कर दी कार की। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि मुझे 500 रुपए दो क्योंकि मैंने तुम्हारी कार वॉश की। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या बी ने बोला था क्या कि तुम आओ और मेरी कार को वॉश करो? ऐसा कुछ बोला था? नहीं बोला था। उसके बावजूद भी ए आया और अपनी मर्जी से वो काम करने लग गया, जिसको जो काम करने के लिए बी ने ए को बोला भी नहीं था। उसके बावजूद क्या अब वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हारा काम किया तो तुम मुझे पैसे दो? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे तो होता ही नहीं है। हम सबको डेली लाइफ में भी ये चीज पता है कि ऐसा नहीं होता है। तो बस सेम चीज बोल रहा है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कि जो भी कंसिडरेशन होगा वो किसके डिजायर से आएगा? प्रोमिसर के डिजायर से आएगा, प्रोमिसर की इच्छा से आएगा। ठीक है, डन। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ द पर्सन डज समथिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड, मतलब कोई पर्सन है जो बिना पूछे कुछ काम कर रहा है, ठीक है, एंड द लेटर ट्राई टू क्लेम पेमेंट और एनफोर्स अ प्रॉमिस। वो क्या कर रहा है? बाद में ट्राई कर रहा है कि उसने जो क्लेम कर रहा है कि तुम्हें हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने प्रॉमिस को एनफोर्स करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। बिकॉज द एक्ट वॉज नॉट डन इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस, मतलब कि तुमने प्रॉमिसर ने अपनी इच्छा से कुछ बताया नहीं था तुम्हें करने के लिए, उसके बावजूद भी तुमने किया, तो अब तुम लाइबल नहीं हो वैलिड कंसिडरेशन की। ठीक है, और हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिक्वेस्टेड एक्ट की मैं बात करूं तो वो इज इक्वल टू वैलिड कंसिडरेशन है। अब ये कैसे पॉसिबल? ये ऐसे है कि देखो, इसमें क्या है कि इफ अ पर्सन डज समथिंग बिकॉज द अदर पार्टी आस्क्ड एंड देन इट बिकम्स अ रिक्वेस्टेड एक्ट एंड देयरफॉर कंसिडरेशन। जैसे कि अगर आपको प्रॉमिसर है, ऑफरर है, उसने आपको कुछ करने के लिए बोला या कुछ नहीं करने के लिए बोला, और आपने उस तरह से किया, मतलब कि किसने किया? ये प्रॉमिस ही ने किया। सामने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस ही तो कहते हैं। तो वो प्रॉमिस ही ने क्या किया? वो एक्ट कुछ किया या कुछ ना करने के लिए जो ऑफरर ने बोला था उस तरह से वो एक्ट किया। तो वो कंसिडरेशन भी किसके डिजायर से आया होगा? प्रॉमिसर के डिजायर से आया। अभी हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर ऑफरर और प्रॉमिसर ने रिक्वेस्ट से किया है और उसकी इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद में अगर कंसिडरेशन क्लेम किया जाए प्रॉमिस के द्वारा, तो वो क्या होगा? वैलिड कंसिडरेशन होगा। यहाँ पे जैसे कि बी आस्क ए, प्लीज वॉश माई कार, आई विल पे यू 500 रुपीज। ठीक है, ये किसने बोला? बी ने बोला। एंड ए वॉशेज द कार। नाउ बी मस्ट पे बिकॉज act was requested, act was done in return of promise and so it become a valid consideration। यहाँ पे हमने क्या देखा? सिंपल सा हमने देखा है कि बी ने ए को बोला कि 500 रुपीज में दूंगा, तुम मेरी कार वॉश कर लो। ए ने क्या किया? वॉश कर ली। अब बी क्या है? बी को पे करना पड़ेगा 500 रुपीज, क्योंकि बी की इच्छा से वो काम किया था और बी ने अपनी इच्छा बताई थी कि मैं 500 रुपए दूंगा, और उस तरह से ए ने एक्ट भी किया। तो अब क्या है? एक्ट ए क्या है? ए को मिलना चाहिए 500 रुपए, ठीक है, और बी क्या करेगा? पे करेगा। तो दिस इज द रिक्वेस्टेड एक्ट और ये एक वैलिड कंसिडरेशन है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2,
जो कंसिडरेशन है ना वो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसर जो डिजायर रख रहा है तो सिर्फ प्रॉमिस ही उसको पूरा करेगा। कंसिडरेशन मतलब क्या, हमने देखा पहले भी लास्ट लेक्चर में कि कंसिडरेशन एक रिटर्न अमाउंट होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है, जो दी जाती है। तो ये प्रॉमिस की तरफ से भी आ सकता है और ये किसी और पर्सन के थ्रू भी आ सकती है, ठीक है। और यही हमने चेन्नैया वर्सेस रमैया का इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, हमने केस पे डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। आपको अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जरूर से लास्ट जो वीडियो है वो अपलोड हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पॉइंट नंबर 2। लेकिन आप ये मैं आपको बता देती हूँ वापस एक बार कि जो कंसिडरेशन है ना वो प्रॉमिस भी दे सकता है और कोई और पर्सन भी दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स है कहीं शॉप पे गए हुए हैं, अगर बच्चे को कुछ चीज पसंद आ रही है तो इसका जरूरी थोड़ी है कि बच्चा उसका पैसा देगा, उसके पैसे पेरेंट्स देंगे। तो दिस इज द वैलिड, दिस इज द सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, अदरवाइज आप चेन्नैया वर्सेस रमैया में जाकर अच्छे से केस देखिएगा, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो बताता है कि जो कंसिडरेशन होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज ऑल थ्री टाइप्स, मतलब कि इंडिया में इंडिया में जो लॉ है ना वो सारे के सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइप्स के जो कंसिडरेशन होते हैं ना उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन होता है विद एग्जांपल। अगर मैं बात करूं पास्ट कंसिडरेशन, तो आखिरकार ये पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग ऑलरेडी डन बिफोर द प्रॉमिस, मतलब कि प्रॉमिस नहीं किया, ए जो ऑफरर है, बी जो क्या है प्रॉमिस है, उन दोनों ने कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, मतलब जो प्रेजेंट में जो काम किया है ना उसके लिए कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया है, बट जो जो प्रॉमिस के जो प्रॉमिस नहीं किया है ना स्टूडेंट उसके पहले ही उन्होंने कुछ एक्ट कर लिया है। अब ये कैसे पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल ए सेव्स बीज लाइफ, ए ने क्या की, सेव की बी की लाइफ, ठीक है। लेटर बी ने प्रॉमिस किया कि अरे तुमने मेरी जान बचा दी, मैं मरने से बच गया, तो मैं तुम्हें खुश होकर 10,000 रुपए देना चाहता हूँ। तो क्या ये वैलिड है, क्या इस तरह से दे सकता है, ऑफ कोर्स वैलिड है, हमारे इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है। तो ये क्या है, वैलिड कंसिडरेशन इन इंडिया, ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल में है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं हुआ था ना, बी को ऐसा पता था कि उसके लाइफ को कोई खतरा है और बी के लाइफ को खतरा होने की वजह से ए ने उसको सेव कर दिया, और बी क्या हुआ, बी ने उसको प्रॉमिस दिया कि ठीक है तुमने मेरी लाइफ सेव की तो अब मैं तुम्हें कितना दूंगा, 10,000 रुपीज दूंगा। तो ये है ना, एक्ट होने पहले ही एक्ट हो गया था और उसके बाद में क्या दिया, कंसिडरेशन दिया, तो ये बोलते हैं इसको पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। अब आता है प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है ना स्टूडेंट, जो हम लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो करते हैं, जैसे कि हमने कुछ बाय किया है तो उसका हम भुगतान, मतलब कि उसका पेमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ए ने अगर बाई की है पेन और उसने पे किया कैश, ठीक है, तो ये क्या है, ये उसने इमीडिएटली किया, ये इमीडिएटली उसने परफॉर्म किया, तो इसको प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंसिडरेशन, सेकंड हो गया हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब आता है फ्यूचर कंसिडरेशन। वो क्या होता है, फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब स्टूडेंट वो होता है कि जो मतलब कुछ प्रॉमिस किया है उसको आप कैसे फ्यूचर में, कंसिडरेशन आप फ्यूचर में दोगे। जो प्रॉमिस किया है ना आज आपने, उसका कंसिडरेशन आप कब दोगे, फ्यूचर में दोगे। मतलब कि ए प्रॉमिस टू डिलीवरी गुड्स नेक्स्ट वीक, जैसे कि हम लोग अमेजोन में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो भी शॉपिंग करते हैं उसका एग्जाम्पल अगर यहाँ पे फिट बैठा जाए तो सही रहेगा कि जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, वहां पे शॉपिंग करते हैं और उसकी जो कैश ऑन डिलीवरी होती है कि हमने कुछ ऑर्डर किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कैश ऑन डिलीवरी में कुछ दिन के बाद में जैसे ही वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पे डिलीवर होगा तो हम उसकी पेमेंट करेंगे, तो वो क्या होता है, वो फ्यूचर कंसिडरेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे कि मतलब ये तीनों टाइप्स है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो कंसिडरेशन होता है ना स्टूडेंट वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए, ऑलवेज लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इनमोरल नहीं होना चाहिए और वो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्रग्स को सेल करना, बेचना, ये क्या है, ये इनलीगल एक्टिविटी है, ठीक है, दिस इज नॉट लीगल। तो अगर आप उसके लिए कंसिडरेशन कर रहे हो तो क्या वो लॉफुल कंसिडरेशन होगा, नो, वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देके ही समझाया है, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, ठीक है। अब आता है सेक्शन 2 क्लोज ई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हम नेक्स्ट जो सेक्शन 2 क्लोज ई है वो अब हम पढ़ेंगे।
उसमें क्या है ना, अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है कि आखिरकार ये अग्रीमेंट होता क्या है। बार बार हम देख रहे हैं कि अग्रीमेंट हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, तो ये सब कुछ अग्रीमेंट आखिरकार क्या होता है, मैं आपको सिंपल में समझा देती हूँ सिंपली। जो अग्रीमेंट होता है ना, वो अग्रीमेंट इट इज अ क्रिएटेड व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस। हमने देखा था सेक्शन 2 क्लोज ए क्या है, ऑफर रखी जाती है, उसको वो एक्सेप्ट की जाती है, और वो क्या बनता है सेक्शन 2 क्लोज बी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 क्लोज बी में वो प्रॉमिस बनता है। तो यहाँ पे अग्रीमेंट वो होगा जब वन पार्टी क्या करेगी, प्रॉमिस करेगी, तो उसमें ऑफर भी आएगा, उसमें एक्सेप्टेंस भी आएगा, डन। उसके बाद में क्या होगा, द अदर पार्टी गिव्स अ काउंटर प्रॉमिस, मतलब कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब एक ने दूसरे को प्रॉमिस किया है कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए, और दूसरे ने भी वही सेम चीज प्रॉमिस की, ठीक है। तो वही चीज को हम कहते हैं काउंटर प्रॉमिस, ठीक है। तो ये चीज हुई, एंड बोथ प्रॉमिसेस आर मेड इन एक्सचेंज फॉर ईच अदर विच इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा था कि कंसिडरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक वैलिड अग्रीमेंट बनता है। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ कर रहा है ना, तो हमेशा याद रखना कोई किसी के लिए कुछ फ्री में नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि हम पेरेंट्स हैं, हमको कुछ लेकर दे रहे हैं, लव और अफेक्शंस में कुछ हो रहा है, वो सारी चीजें एक्सेप्शंस में आती है, वो हम सेक्शन नंबर 25 में पढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पे आपको जनरली समझना है कि बिना कंसिडरेशन के एक अग्रीमेंट नहीं बन सकता। तो आपको प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, मतलब कि कोई किसी के लिए, जैसे कि ए ऑफरर है, उसके लिए अगर कोई कुछ, वो अगर किसी के लिए कुछ कर रहा है तो उसको सामने से कुछ मिल रहा है। हमने सारे एग्जाम्पल्स आगे भी हमने पढ़े थे कि जैसे ए है, इन्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा, सेल करूंगा, ठीक है। तो बी को क्या देना पड़ेगा, उसका पेमेंट देना पड़ेगा, तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ अग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग सेक्शन 2 क्लोज ई की बात करें, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो डेफिनेशन है उसकी क्या बात करता है स्टूडेंट, वो बोलता है कि एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हमने देखा कि जो एक पार्टी है वो प्रॉमिस कर रही है, तो ये हो गया। और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस मतलब कि बहुत सारे मतलब कंडीशंस होते हैं, सारे की सारे एक साथ में मिला जाए तो वो सारे ही सेट ऑफ प्रोमिस बन जाएंगे। जो क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, क्या कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये होता है एक अग्रीमेंट, ठीक है। इससे में ये चीजें लिखी गई है, जैसे कि हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में कि ए प्रॉमिस टू सेल हिज बाइक of B for rupees 50,000 and B promised to pay 50,000 to A। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कोई इलीगल नहीं, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, ऐसा कुछ भी एक्ट नहीं है जो गलत है, लोग की नजर में गलत है, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है वैलिड अग्रीमेंट, और यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, ठीक है। सो बोथ प्रोमिसेस आर ईच अदर, सो इट इज एन अग्रीमेंट। जो भी प्रोमिस हो रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ से हो रहा है, ए कुछ बी को बोल रहा है करने के लिए, बी कुछ ए को बोल रहा है करने के लिए, या दोनों ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो वो क्या है, वो है अग्रीमेंट। सेक्शन 2 क्लोज ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्रीमेंट की बात करता है, ठीक है। अब आता है सेक्शन 2 क्लोज एफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बताता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने लास्ट जो प्रीवियस स्लाइड थी ये इसमें बोला था रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आखिरकार ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता क्या है। बड़ा इजी है, सिर्फ आपको सिर्फ इस टर्म को देखकर ऐसा नहीं समझना है कि अरे बाप रे ये क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ, ब्रेक करके आप समझ जाएंगे अच्छे से। सबसे पहले हम देखते हैं बेयर एक्ट के लैंग्वेज में क्या है ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। मतलब कि आपको इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं, तो जैसे कि दो पार्टीज मेक अ प्रॉमिस टू ईच अदर, दो पार्टी है ए और बी, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन आप एक बार समझिए कि ए और बी दो पार्टी है, वो दोनों ही क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रॉमिस कर रही है, और ईच प्रॉमिस इज मेड इन द एक्सचेंज फॉर ईच अदर। मतलब कि हम देख रहे हैं कि जो भी एक एक प्रॉमिस किया जा रहा है ना, वो दोनों के एक्सचेंज में किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी के लिए कुछ कर रहा है तो बी भी ए के लिए कुछ कर रहा है, तो दोनों के एक्सचेंज में हो रहा है कि, तो यहाँ पे जो प्रोमिस एक्सचेंज में एक दूसरे के लिए हो रहा है ना, वो क्या है, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। उस मतलब ये जो सारी चीजें हो रही है ना, उस टर्म, उसको टर्म दे दिया गया है कि वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बहुत इजी है, जैसे कि आप समझिए, ये जो एग्जांपल है, ए अग्री टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 लाख रुपीज, ठीक है, और बी अग्री टू पे 3 लाख रुपीज टू ए। तो यहाँ पे ए
ने बी को क्या दी, कार दी, और बी ने ए को क्या दिया, 3 लाख रुपए दिए, ठीक है, 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो दोनों दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं ना, वो जो प्रॉमिस है वो क्या बन रहा है, एक्सचेंज ऑफ द अदर्स। मतलब कि ए ने बी को कुछ प्रॉमिस करने के लिए प्रॉमिस किया, बी ने बोला कि ठीक है तुम मुझे कार दे रहे हो ना, मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। तो बी ने भी कुछ कहा ना प्रॉमिस करके कि ठीक है मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुमसे कोई कार फ्री में नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोमिस होते हैं। आई होप आपको सेक्शन नंबर 2 क्लोज एफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लोज जी, वॉइड एग्रीमेंट। आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल क्या होता है, ये आखिर में टर्म्स है क्या। आपको वैलिड तो पता ही है कि जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है वो वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे ए अग्री कर रहा है बी को कुछ देने के लिए, बी भी बोल रहा है कि ठीक है मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा क्योंकि तुम मुझे क्या कर रहे हो, कार दे रहे हो, तो मैं भी तुम्हें उसके पैसे दूंगा, तो 3 लाख रुपए दे रहा है। और ये कोई इलीगल एक्ट नहीं है, इनमोरल एक्ट नहीं है, और आइज ऑफ द लॉ इट इज अ वैलिड है ये। तो ये क्या है, ये है वैलिड अग्रीमेंट। अब क्या है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है। तो वॉइड अग्रीमेंट मतलब वॉइड क्या होता है, जो मतलब यूजलेस हो और जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, लोग की नजर में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनवैलिड है, ठीक है, जो इनवैलिड है, जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो इलीगल है, वो चीजें क्या होती है, वॉइड होती है, ठीक है। जैसे कि इसकी मीनिंग समझते हैं पहले। द वॉइड अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट विच हैज अ नॉन लीगल वैल्यू। मैंने यही तो बोला आपको कि जो अग्रीमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, मतलब आइज ऑफ द लॉ, जिसको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी देख रखा है कि जैसे ए अग्री करता है टू पे बी फॉर स्टीलिंग फोन के लिए। ए ने क्या किया, ए ने बोला कि ठीक है तुम मुझे चोरी का फोन दे रहे हो ना, तो मैं तुम्हें पे करूंगा, ठीक है, इसका पैसा मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे चोरी का फोन दे रहे हो। तो क्या ये अग्रीमेंट सही है, क्या चोरी का फोन लेना और देना सही है लोग की नजरों में, क्या इसको हम सही अग्रीमेंट बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये तो क्राइम है। चोरी की चीजें लेना बेचना ये सही नहीं है, ये तो क्राइम है। लो में आप क्रिमिनल एक्ट जब आप पढ़ोगे, आईपी सॉरी बीएनएस पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, क्राइम है। चोरी करना, चोरी के सामान बेचना, ये सब कुछ क्राइम होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि इलीगल अग्रीमेंट होता है, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, वो अग्रीमेंट कहलाते हैं वॉइड। क्यों वॉइड कहलाते हैं, क्योंकि उसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए अग्री किया पे करने के लिए बी को स्टीलिंग फोन, अब बी ने बोला कि ठीक है ये मुझे पैसे देगा ना, फोन मैं जिसको दे रहा हूँ भले वो चोरी का है पर वो तो मुझे पैसे देगा। अब बी ने क्या किया, सॉरी बी ने ए को फोन दिया। अब ए बोलता है, उसने उल्लू बना दिया और उसने पैसे नहीं दिए। तो अब बी क्या जाएगा कोर्ट में और बोलेगा कि मैंने जो फोन दिया था ए को, उसका उसने पेमेंट नहीं किया है, मेरे पास में ये सारी चीजें हैं, मेरे पास में प्रूफ है कि मैंने बी को फोन, बी बोलेगा कि मैंने ए को फोन दिया है लेकिन ए ने तो मुझे पेमेंट नहीं किया। तो क्या बी जा सकता है क्या, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आंसर इसका है कि वो नहीं जा सकता। और अगर वो जाएगा तो वो खुद भी पकड़ा जाएगा, और उसको पता तो चल ही जाता है, लेकिन वो खुद भी वो नहीं जा सकता क्योंकि उसका जो एक्ट है ना वो क्या है, वॉइड है। मतलब क्यों वॉइड है, क्योंकि उसने जो फोन दिया है ए को, उसका पेमेंट जो वो मांग रहा है ना, वो तो फोन ही चोरी का है, उसने तो खुद चोरी करी, या फिर उसने चोरी का फोन खरीदा और अब वो किसी और को बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनलीगल अग्रीमेंट है, तो ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या किया नहीं जा सकता, अगर आपके साथ में ही फ्रॉड हो जाए तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कोर्ट में जाकर इसको एनफोर्स करवाऊंगा। जब आपके खुद के ही हाथ मैले हैं, तो आप किसी और के मतलब किसी और को क्या आप प्रूफ करोगे कि ये गिल्टी है, ठीक है। इस तरह से आप नहीं कर सकते, ऐसा ये समझा रहा है, ठीक है। अब आता है अग्रीमेंट विद द माइनर। अग्रीमेंट विद द माइनर जो होता है ना, जैसे कि 18 साल के नीचे जो कोई भी चाइल्ड है, पर्सन है, वो क्या होता है, माइनर होता है। तो ए मेक्स एन अग्रीमेंट विद द 15 years ओल्ड, द माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सो द अग्रीमेंट इज वाइड। सिंपल बात आप याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या कोई भी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अग्रीमेंट हो, याद रखिएगा माइनर इट इज नॉट कैपेबल टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वॉइड एब्नेशियो होगा। वॉइड एब्नेशियो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, मतलब उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होती।
आप फिर क्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। अगर आप माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसको पर्सनली, लीगली, मतलब पर्सनली आप उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। कुछ कुछ एग्जाम्पल, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, ऐसे हैं जब माइनर की प्रॉपर्टी को हम लायबल ठहरा सकते हैं, लेकिन वो कोई अलग, वो एक अलग है कि एक्सेप्शंस में आता है। बट आप जनरली देखा जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसको माइनर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बस आप इतना याद रखिएगा कि माइनर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, मतलब उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होगी। लीगल वैल्यू नहीं होगी इन द सेंस, ऐसा माना जाएगा कि माइनर के साथ में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, इवन इफ कि आपको लॉस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अब आता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है कि ए अग्री नॉट टू मैरी एनीवन फॉर अ लाइफ। तो ऐसा अग्रीमेंट भी क्या होता है, वर्ड होता है। कि अगर आपने बोला, अग्री किया कि मैं पूरी लाइफ शादी नहीं करूंगा किसी से भी, और अगर ए ने कर दी, तो क्या आप उसके ऊपर केस करोगे कि ए ने तुमने बोला था फिर भी तुमने शादी क्यों की? तो इस तरह से नहीं हो सकता है। ये भी क्या होता है, अगेंस्ट लॉ होता है। आप किसी को इस तरह से शादी करने के लिए जो अग्रीमेंट है उसको आप ना नहीं बोल सकते। जिसको शादी करनी है वो करेंगे, इस तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वर्ड है। तो सेक्शन 2 क्लोज जी में वर्ड अग्रीमेंट आता है। ठीक है, आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने अच्छे से समझाया है आपको। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लोज एच, अग्रीमेंट क्या होता है। एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या होता है, वो जो एनफोर्स करवा सकते हैं लॉ के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वो अग्रीमेंट जो एनफोर्स होते हैं लॉ के द्वारा, उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए अग्री टू सेल हिज बुक टू बी फॉर 500 रुपीज। ए ने क्या किया, हमने कितनी बार ये एग्जाम्पल देख लिए कि जैसे ए ने बी को क्या बोला, बी को बोला कि 500 रुपीज मैं तुम्हें बुक देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें सेल करूंगा बुक, तुम मुझे क्या देना, 500 रुपए देना। और बी ने क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, यहाँ पे ऑफर भी है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी है, वो लॉफुल भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, 500 रुपए ए को मिल रहे हैं और बी को मिल रही है बुक, और यहाँ पे कॉम्पिटेंट पार्टीज भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस अग्रीमेंट इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है कि लॉ के द्वारा इसको एनफोर्स करवा सकता है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करेगा तो आप जाओगे कोर्ट में और इसको एनफोर्स करवाओगे लॉ के थ्रू। तो ये क्या है, सेक्शन 2 क्लोज एच बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप, वो अग्रीमेंट जो आप एनफोर्सेबल करवा सकते हो लॉ के थ्रू, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लोज आई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बोलता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने वैलिड के बारे में देख लिया कि वैलिड क्या होता है, वॉइड देख लिया। अब हम देखेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको हमेशा याद रखना है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो अदर पार्टी होती है ना, जो सामने वाली पार्टी होती है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी भी, उसके पास में ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी डिक्लेयर करवा सकता है, और वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लोज आई बोलता है कि डायरेक्ट में अगर हम देखें तो अग्रीमेंट विच इज एन एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लिटिल बिट डिफिकल्ट लगेगा आपको, अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सेक्शन 2 क्लोज आई है ना, उसको आप किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जाम में। आप देखिएगा कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें आपको मतलब और किसी भी डेफिनेशन में आपको ये नहीं मिलेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के जो डेफिनेशन है उसमें आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे अदर पार्टी के पास क्या है, ऑप्शन है, लो एट द ऑप्शन ऑफ द वन। ठीक है, ऑप्शन होगा, क्या किस चीज का ऑप्शन होगा अदर पार्टी के पास में, कि वो क्या करवा सकता है, वैलिड भी डिक्लेयर करवा सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट को, और वो मतलब उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। और वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना मतलब उसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होगी उसके बाद में। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फोर्सेस बी टू साइन कॉन्ट्रैक्ट बाय थ्रेटिंग हिम। ए क्या करता है, फोर्स करता है बी को कि तुम और उसको धमकाता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, और बी को डर लग गया कि ये मुझे मार डालेगा अगर मैं साइन नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट पर, तो बी ने साइन कर लिया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है।
ठीक है। कंसेंट क्या होती है, जो सम्मति दी गई है बी के द्वारा, वो क्या है, फ्री नहीं है, उसको फोर्स से और डरा धमका के उसको साइन करवाया कॉन्ट्रैक्ट पर, तो ये फ्री थोड़ी है। तो इसको कॉर्जन भी बोलते हैं, कि आप किसी को डरा धमका कर आप कुछ करवा रहे हो तो वो कोर्जन, उसको कोर्जन से जाना जाता है। और ये जो कंसेंट होती है वो फ्री कंसेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी कौन है यहाँ पे, बी। और अग्रीव्ड पार्टी क्या होता है, जिसको हार्म कोज हुआ है, जिसको इंजरी कोज हुई है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है ना, उसके पास में दो ऑप्शन है, कैंसल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और कंटिन्यू विद इट। या तो वो चाहे तो कैंसिल करवा सकता है, तो यहाँ पे उसके पास में जो ऑप्शन है वो है वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने का, जिसको क्या कहते हैं, वॉइडेबल एट द ऑप्शन। किसको ऑप्शन मिलता है, अग्रीव्ड को, जो कौन है, बी है, ठीक है। चलो, आई होप आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में आया होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल व्हेन कंसेंट इज कोज्ड बाय कोर्सन, मतलब डरा धमका के लिया हो, अनडू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो और मिसरिप्रेजेंटेशन हो, ये सारे जो भी टर्म्स है उसके साथ में सेक्शन नंबर 14, 15, 16, 17, ये जो सेक्शन है वो इसको अच्छे से समझाते हैं। डेफिनेशंस को, डेफिनेशंस भी दी गई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज अभी आप याद रखिएगा कि जो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो सेक्शन 2 क्लोज आई में डिफाइन है, और ये बताता है कि ऑप्शन होता है पार्टी के पास वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने का, या फिर वो वैलिड भी बोल सकता है उसको, मतलब कंटिन्यू कर रहा है कि ठीक है, इसने मुझे डराया धमकाया, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन मुझे भी इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हो रहा है, मेरे लिए सही है, तो वो वैलिड भी कर सकता है, ठीक है। अब आता है सेक्शन 2 क्लोज जे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका क्या है, ये बोलता है, दिस इज द लास्ट, लाइक सेक्शन 2 क्लोज जे ये लास्ट है, जो बताता है डेफिनेशंस में कि ये बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, अब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, ये हमने क्या देखा था, वर्ड अग्रीमेंट देखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले देखा था वर्ड अग्रीमेंट, अब हम क्या देख रहे हैं, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले हमने देखा था वर्ड अग्रीमेंट, अब जो सेक्शन 2 क्लोज जे है ना, वो हम देख रहे हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो वर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाता है, अब सीज कैसे होगा, मतलब जब वो बने थे ना स्टूडेंट, तब तो वो वैलिड थे, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन ऐसे आ गई कि अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहे, और उसको क्या किया गया, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया गया। अब ये कैसे होता है, जैसे कि a void contract, one which was valid before but later becomes unenforceable by law। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल डिजास्टर हो जाना, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है कोई भी, जैसे कि आग लग जाती है, फ्लूड आना, और तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और जो वर्ष बहुत ज्यादा मतलब नेचुरल डिजास्टर जो आ जाते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो जो उस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट, उस सिचुएशंस में जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, तो वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्री टू रेंट अ हॉल फॉर अ मैरिज फंक्शन, ठीक है। ए ने क्या अग्री किया, रेंट पे लेने के लिए हॉल, मैरिज फंक्शंस के लिए हॉल अग्री, रेंट पे लेने के लिए अग्री किया, ठीक है, बी को। बट जो इवेंट होना था, वो इवेंट हो उससे पहले ही वहां पे आग लग गई, उस हॉल में जहाँ पे मैरिज होने वाली थी ना, उस हॉल में क्या लग गई, आग लग गई। तो क्या पॉसिबल है कि जो ए है वो उस मैरिज फंक्शंस को, मतलब उस हॉल हॉल में जो मैरिज होने वाला था उसको परफॉर्म कर सके, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे आग लग चुकी। जब अग्रीमेंट किया था तब ऐसा कुछ नहीं था, तब तो ऐसा था कि वैलिड ही है, लेकिन बाद में जाकर कुछ ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि अब वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते, तो उसको क्या कहते हैं, अब वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल करवाने के लिए उसकी वैलिडिटी है ना, वो खत्म हो जाती है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। पहले वो वैलिड थे, लेकिन अब वो इम्पॉसिबल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेथ ऑफ द पर्सन, जैसे कि ए हायर अ सिंगर बी फॉर अ शो, ठीक है, बट बिफोर द शो डेड डेड हो जाती है बी की, बी की क्या हो जाती है, वो मर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं परफॉर्म किया जा सकता, लेकिन पहले तो परफॉर्म किया जा सकता था, क्योंकि हायर किया था तब तो बी जिंदा था, अब वो मर चुका है, तो वो क्या होता है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
तो याद रखिएगा अग्रीमेंट्स इन परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो वो क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यहाँ पे और भी एक एग्जांपल है, दैट ए प्रॉमिस टू सेल बी हॉर्स दैट डाइड यस्टरडे। जो यस्टरडे मतलब पहले मर चुका है, उसी उस घोड़े को सेल करने के लिए ए प्रॉमिस करता है बी को। तो क्या वो पॉसिबल है, जो मर चुका है उसके लिए कुछ आप प्रोमिस कर रहे हो? तो नहीं, वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते, वो इम्पॉसिबल है, उसको जिंदा नहीं किया जा सकता, वो मर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। हमने देखा था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो पहले तो वैलिड होता है जब वो बनता है, लेकिन बाद में जाके सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाता है कि उसको वॉइड डिक्लेयर करना पड़ता है, मतलब कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना स्टूडेंट, वहां पे जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, अदर पार्टी होती है, उसको क्या होता है, ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उसको वैलिड डिक्लेयर करवा सके, वो चाहे तो वो इनवैलिड भी डिक्लेयर करवा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो वॉइड अग्रीमेंट है ना स्टूडेंट, ये याद रखिएगा आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ड अग्रीमेंट होते हैं ना, वो कभी भी वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि वो इलीगल होते हैं, वो इन्फोर्स ही नहीं करवाए जा सकते हैं लोग के थ्रू। जैसे कि माइनर के साथ में आप अग्रीमेंट कर रहे हो ना, वो स्टार्टिंग से ही क्या है, इनवैलिड है, मतलब उसको लीगली एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो वो जो चीज स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है ना, वो वर्ड अग्रीमेंट है। और जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो इनिशियली तो वैलिड थे, मतलब जब उसकी शुरुआत हुई थी कॉन्ट्रैक्ट की, तब तो वो सही थे, वो परफॉर्म हो सकते थे। लेकिन बाद में जाकर ऐसा कुछ हो गया कि वो एनफोर्सेबल करवाना उसको इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कि फर्स्ट्रेट हो गया बाय नेचुरल डिजास्टर की वजह से, वो फर्स्ट्रेट मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि हमने नेचुरल डिजास्टर देखा, कोई मर गया, ऐसा हमने एग्जाम्पल देखे थे ना अभी, वही वाले सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगे। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है सेक्शन 2 क्लोज ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये जितने भी सारे सेक्शन 2 में दिए गए हैं ना, सारी डेफिनेशन से डिफाइन किया गया है। और ये जो इसके ट्रिक है ना, वो आप जो फर्स्ट लेटर है ना, उसको आप पिक कर सकते हो और उसके बाद में इसके ट्रिक याद कर सकते हो फॉर दी एग्जाम्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो पी ए और पी ए पी पी सी ए सी वी वी वी, ये जो फर्स्ट लेटर है ना, वही मैंने लिए हैं। तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि पी मतलब प्रपोजल है, उसके बाद एक्सेप्टेंस है बी में, उसके बाद बी में ही प्रॉमिस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा आपको एग्जाम में आपको ऐसा कर सकता है कि ये प्रॉमिस कहाँ है, तो याद रखिएगा सेक्शन 2 क्लोज बी प्रॉमिस है, 2 क्लोज सी प्रॉमिस सर और प्रॉमिस ही है। डी याद रखिएगा सेक्शन 2 क्लोज डी कंसिडरेशन है, 2 क्लोज ई अग्रीमेंट, 2 क्लोज एच कॉन्ट्रैक्ट, 2 क्लोज जी वॉइड अग्रीमेंट, 2 क्लोज आई वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और जे है 2 क्लोज जे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, अगर उनको पूछना है ना सेक्शन, तो वो ये पूछ सकते हैं कि ये जो सेक्शन 2 क्लोज सी में कहा क्या डिफाइन है, या फिर सेक्शन नंबर 2 क्लोज डी में क्या डिफाइन है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है। अब आता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम करते हैं। हमने जो पूरा सेक्शन 2 था वो हमने अच्छे से समझ लिया। और आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, या और कुछ आपको समझने का कुछ हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी आगे के लेक्चर में। अभी आप देखिए जो एमसीक्यूज है उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है ना, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।